हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 2 को देखेंगे। 2 में हम इसके जो व्याख्यान जो वीडियो है उन सबों को हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसके अंतिम अध्याय के जो अंतिम जो टास्क है यानी प्रश्नोत्तरी, इन प्रश्नोत्तरी को हम आज हल करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। अध्याय नंबर 2, राजा और उनके राज्य के प्रश्न उत्तर। यहाँ दिया हुआ है, फिर से याद करें, जोड़े बनाओ। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल, इन्हें जो अपोजिट में दिया हुआ जो प्रॉब्लम है उनसे आपको मिलाना है। इधर पश्चिम दक्कन, बंगाल, गुजरात और राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसमें पहला है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार को गुजरात और राजस्थान से मिलाएंगे। राष्ट्रकूट को पश्चिमी दक्कन से मिलाएंगे, पाल को बंगाल से मिलाएंगे और चोल को हम तमिलनाडु से मिलाएंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन थे? चलिए हम इसके सारे प्रश्न का उत्तर हम आगे देखते हैं। फिर से याद करें, प्रश्न नंबर 2, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से हैं चैप्टर के अनुसार। उत्तर, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष निम्नलिखित है। पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा पाल। प्रश्न संख्या 3, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? उत्तर, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक जो शर्तें थी वह निम्नलिखित है। पहला, सभा के सदस्यों को उस भूमि का मालिक होना चाहिए। यहाँ मालिक छूटा हुआ है, जहाँ से भू राजस्व एकत्रित किया जाता है। आगे इसमें है 2, उसके पास अपना घर होना चाहिए। 3, उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 4, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। 5, वे प्रशासनिक मामलों में पारंगत और ईमानदार होना चाहिए। 6, पिछले 3 वर्षों से किसी भी समिति का सदस्य नहीं रहा हो। और 7, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपने और रिश्तेदारों के खाता जमा करनी चाहिए इत्यादि। प्रश्न नंबर 4, चहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर के बारे में लिखना है। तो 2 प्रमुख नगर जो है निम्नलिखित है, एक दिल्ली और दूसरा अजमेर। आगे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, आइए समझे, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? उत्तर, प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में वे एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त हुआ।
इसके अलावा राष्ट्रकूटों के शक्तिशाली बनने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, सैन्य विजय। दूसरा, सामरिक संगठन। तीसरा, प्रशासन। चौथा, सांस्कृतिक संरक्षण। पांचवा, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। छठा, मंदिरों एवं अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण इत्यादि। प्रश्न संख्या 6, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? उत्तर, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। 1, शक्ति एवं धन का अर्जन। 2, उच्च उपाधियां धारण करना। 3, धार्मिक अनुष्ठान और क्षत्रिय दर्जा। 4, विद्वानों की नियुक्ति। 5, मंदिरों का निर्माण। 6, सामंतों के साथ सत्ता का बंटवारा। 7, सैन्य कौशल का प्रदर्शन। 8, प्रशस्त्या का लेखन इत्यादि। प्रश्न संख्या 7, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? उत्तर, तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार हुआ। 1, सिंचाई के लिए नहरें खुदवाए गए। 2, वर्षा जल को जमा करने के लिए टैंक का निर्माण कराया गया। 3, नदी चैनलों का निर्माण कराया गया। 4, सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए गए। 5, ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की गई। 6, बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। 7, पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए स्लुइस गेट बनवाए गए इत्यादि। प्रश्न 8, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? उत्तर, चोल मंदिरों के साथ या चोल मंदिरों से जुड़ी प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं। 1, धार्मिक एवं अनुष्ठानिक कार्य संबंधी गतिविधियां। 2, आर्थिक क्रियाकलाप संबंधी गतिविधियां। 3, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में गतिविधियां। 4, शिल्प उत्पादन संबंधी गतिविधियां। 5, शैक्षणिक गतिविधियां इत्यादि। आगे आइए विचार करें। प्रश्न 9, मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उनमें कोई पुरानी राजशाहियाँ थी या नहीं। उत्तर, इसका उत्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न राजशाहियाँ राजाओं के राज्य हो सकते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों का जिनका आवास विभिन्न राज्यों में है उनका उत्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रश्न संख्या 10, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह अलग थे? उत्तर, आज के चुनाव एवं उत्तर मेरूर के चुनाव में निम्नलिखित अंतर हैं। आज के पंचायती चुनाव और दूसरी तरफ उत्तर मेरूर के पंचायती चुनाव। 1, आज के पंचायती चुनाव। 1, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। दूसरा, प्रतियोगिता के चुनाव के गुण अवगुण के आधार पर। दूसरा, वर्तमान में स्त्रियां चुनाव में भाग लेती है। चौथा, वर्तमान चुनाव में बच्चे किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेते हैं। उत्तर मेरूर के पंचायती चुनाव। 1 में लॉटरी चुनाव पद्धति के आधार पर। 2, प्रत्याशियों का चुनाव उसके भाग्य के आधार पर। 3, उस समय स्त्रियां चुनाव में भाग नहीं लेती थी। 4, उस समय के चुनाव में बच्चे भी शामिल होते थे, जैसे कि टिकट निकालने इत्यादि के लिए। आगे आइए करके देखें। प्रश्न संख्या 11, इस अध्याय में दिखाए गए मंदिरों में अपने आसपास की किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और
जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताइए। उत्तर, मंदिरों में समानता। एक, दोनों प्रकार के मंदिर पूजा, आराधना और धार्मिक आयोजनों के केंद्र होते हैं, यानी पुराने और नए दोनों में पूजा आयोजन किए जाते हैं। दूसरा, दोनों ही स्थानों पर भक्तों द्वारा पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। तीन, प्राचीन मंदिरों की तरह आज भी मंदिरों में धर्म शिक्षा और धार्मिक गतिविधियां होती हैं। अंतर, पहला, स्थापत्य शैली। इन दोनों में तुलना और अंतर। एक, स्थापत्य शैली। इस अध्याय में अधिकांश द्रविड़ स्थापत्य शैली में बने मंदिरों का उल्लेख है, जबकि आधुनिक समय में वेसर शैली के हो सकते हैं। आज के युग में जो मंदिर है वे वेसर शैली के हो सकते हैं। दो, निर्माण शैली। प्राचीन मंदिर अक्सर पत्थरों एवं ईंटों से बने मिलते हैं, जबकि आज के मंदिर कंक्रीट, बालू, सीमेंट इत्यादि, लोहा, स्टील इत्यादि से मिलकर बने होते हैं। तीन, बाहरी संरचना एवं मूर्तियाँ। प्राचीन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्ति से सजी होती थी, पर आजकल ऐसा नहीं मिलता है। चार, गुम्बद और शिखर। प्राचीन मंदिरों में एक बड़ी गुम्बद और उसके ऊपर एक बड़ी शिखर मिलता है, जबकि आज के मंदिरों में ऐसा नहीं मिलता है, यानी आज के मंदिर पहले के मंदिर से भिन्न देखे जाते हैं। 12, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में है, वस्तु के रूप में या श्रम के रूप में? उत्तर, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर लिए जाते हैं, जो निम्नलिखित है। आय कर, संपत्ति कर, भूमि कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, सेवा कर, जल कर, वस्तु कर, भूमि कर, वाहन कर इत्यादि। ये सभी आमतौर पर नगद में ही लिए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है, और आगे के वीडियो में हम आगे के चैप्टर को लेकर आएंगे और उनका व्याख्यान वीडियो हम शुरू करेंगे। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।